हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री क्लास 12 लेसन 2 सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने वेपर प्रेशर, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्पदाब, वाष्पदाब में अवनमन और वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। हमने ये भी देखा था कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर बनने वाला जो विलयन है उसका वाष्पदाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है और इसे ही हम कहते हैं वाष्पदाब में अवनमन। कहने का मतलब विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। यहाँ तक हमने देख लिया था और अब हम उसके आगे की चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में आता ही आता है, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। हिंदी बुक्स में कहीं जगह इसे राउले का नियम भी कहते हैं। तो राउल्ट का नियम या राउले का नियम जो कि प्रसिद्ध है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या कहना चाहता है वो हम इसमें विस्तार से देखेंगे और इससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को भी हम आज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं राउले ने क्या बताया। राउले ने बहुत सारे विलयन लिए, द्विअंगी विलयन लिए। द्विअंगी का मतलब जिनमें विलेय और विलायक थे, ठीक है, और उनके वाष्पदाबों का अध्ययन किया, ठीक। और वाष्पदाबों का अध्ययन करने के बाद उसने विलेय की मात्रा और वाष्पदाब में अवनमन के बीच में एक संबंध निकाला, जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक है। तो राउल्ट का नियम कहता क्या है? राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित प्रत्येक वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्पदाब विलयन में उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ध्यान से देखना, इसे क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम जानते हैं विलयन दो चीज़ों से बनता है, विलेय और विलायक। द्विअंगी विलयन दो चीज़ों से बनता है, विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है। तो हमने इससे पहले की वीडियो में देखा था कि विलयन का जो कुल वाष्पदाब होगा वो उसके अंदर जो उपस्थित दोनों घटक हैं उन दोनों घटकों के वाष्पदाब के योग के बराबर होगा, आंशिक वाष्पदाब के योग के बराबर होगा, है ना। और वाष्प उसी की बनेगी जो वाष्पशील होगा। जो अवाष्पशील होगा उसके तो वाष्पदाब होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी वाष्प बनेगी नहीं। तो राउल्ट ने ये कहा कि किसी भी विलयन में जो वाष्पशील अवयव है, जो वाष्पशील अवयव है या वाष्पशील घटक है, उसका आंशिक वाष्पदाब P, अगर मैं उसको P मान लूँ, आंशिक वाष्पदाब P विलयन में उस घटक की जितनी मोल भिन्न है उसके समानुपाती होगा। और बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। आप अगर इसे बिना विज्ञान के सोचिए, है ना, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना, कि जिस विलयन के अंदर वाष्पशील अवयव की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसकी वाष्प उतनी ज़्यादा बनेगी, और वाष्प ज़्यादा बनेगी तो उसका आंशिक वाष्पदाब उतना ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है ना। एक साधारण सा लॉजिक है और उसको इसने एक अच्छे फॉर्मूले के अंदर फिट किया। ये इसकी विशेषता है, ये इसका हुनर है ना। बाकी आप सामान्य शब्दों में कहें तो सिंपल सी बात है। मोल भिन्न का मतलब क्या है? मोल भिन्न का मतलब ये है कि उस विलयन में कितनी मात्रा है। मात्रा बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। मोल भिन्न भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है ना, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और चूंकि वो वाष्पशील अवयव है तो उसकी वाष्प बढ़ेगी, और वाष्प बढ़ेगी तो वाष्पदाब बढ़ेगा, उसका आंशिक वाष्पदाब, पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ेगा उसका। और यही राउल्ट कह रहा है। तो राउल्ट के अनुसार, अब आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है, कि किसी भी विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्पदाब विलयन में उस घटक की मोल भिन्न के प्रोपोर्शनल में होता है या समानुपाती होता है, ठीक। अगर मैं इस समानुपाती चिन्ह को हटाऊं, इस चिन्ह को मैं अगर हटाऊं तो एक स्थिरांक आएगा P0। तो मैं क्या कह सकता हूं? P इक्वल टू P0 x। P इक्वल टू P0 x। P क्या है?
उस घटक का आंशिक वाष्प दाब। पी नॉट क्या है? पी नॉट है उस घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ये विलयन अवस्था में, पी क्या है? विलयन अवस्था में वाष्प दाब। पी नॉट क्या है? अगर वो केवल वही होता उस अवस्था में उसका वाष्प दाब क्या है? वो। और एक्स क्या है यहाँ पर? उस घटक की मोल भिन्न। पी और पी नॉट में अंतर को आप वापस समझना। एक उदाहरण लेते हैं अपन। माना कि मैंने जल के अंदर, है ना, जल यानी वाटर के अंदर मैंने नमक मिलाया, एक सॉल्यूशन बनाया, विलेय नमक, सॉल्यूट सॉल्ट, सॉल्वेंट वाटर। तो शुद्ध जल का जब उसमें नमक नहीं मिलाया है तब उस अवस्था में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर उसका जो वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो कहलाएगा पी नॉट, यानी घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। जब केवल वो वाटर है, उसके अंदर हमने कुछ मिलाया नहीं है ना, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो वाष्प दाब होगा वो होगा पी नॉट। ठीक है। और उसमें जब मैंने नमक मिला दिया या जो भी मिलाया, चाहे वाष्पशील अवयव मिलाया हो विलेय के रूप में या अवाष्पशील मिलाया हो, उसको मिलाने के बाद जो वाष्प दाब होगा वो होगा पी। ये इन दोनों में फ़र्क है। इस फ़र्क को आप समझिएगा तो ही आप इस फॉर्मूले को पूरे तरीके से समझ पाएंगे, राउल्ट के नियम को। तो P इक्वल टू होता है P नॉट एक्स। P क्या है? विलयन में उस घटक का आंशिक वाष्प दाब। P नॉट क्या है? उस घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। और X क्या है? मोल भिन्न, उस घटक की विलयन में मोल भिन्न। बस यही राउल्ट का नियम है, इसलिए इसको अपन ने अच्छे से लिखा। राउल्ट के नियम की और भी परिभाषाएं जो हम आगे देखेंगे, लेकिन मूल चीज़ ये है, आप इसको ध्यान रखिए। ठीक। अब हम दो प्रकार के विलीनों पर जो हमने पहले पढ़े थे उस पर हम विचार करते हैं। अब हम लेते हैं दो प्रकार के विलयन, और उन दो प्रकार के विलयनों के लिए हम राउल्ट का नियम देखते हैं कि राउल्ट का नियम इनके लिए कैसे लागू होता है। तो अब हम सबसे पहला जो हम विलयन ले रहे हैं वो है वाष्पशील द्रव विलेय और वाष्पशील द्रव विलायक से बना विलयन। इसमें जो सॉल्यूट है वो भी वेपोराइजेबल है और सॉल्वेंट है वो भी वेपोराइजेबल है। दोनों वाष्पशील है, दोनों की वाष्प बनेगी तो दोनों का आंशिक वाष्प दाब होगा। सिंपल लॉजिक है। इसका मतलब ये है कि ये विलयन जो है वो द्विअंगी विलयन है, विलेय और विलायक से मिलकर के बना है। विलेय भी वाष्पशील द्रव है, विलायक भी वाष्पशील द्रव है। तो वाष्पशील द्रव होने के कारण इसके लिए राउल्ट का नियम लगेगा। माना कि मैंने आपको पहले बताया विलेय को अपन हमेशा इस चैप्टर के अंदर क्या ले रहे हैं? बी, है ना, और विलायक को हम क्या लेते हैं? ए। तो पी बी हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी और पी ए हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों वाष्पशील है, दोनों की वाष्प बन रही है, दोनों के आंशिक वाष्प दाब मोल भिन्न के समानुपाती होंगे, तो उनका समानुपाती की स्थिरांक क्या होगा? पी बी का पी बी नॉट होगा, पी ए का पी ए नॉट होगा। तो यहाँ पर पी बी बराबर होगा पी बी नॉट एक्स बी। पी बी क्या है? विलेय का आंशिक वाष्प दाब। पी बी नॉट क्या है? उस वाष्पशील विलेय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। एक्स बी क्या है? विलेय की मोल भिन्न। पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। इसमें पी ए क्या है? विलायक का आंशिक वाष्प दाब। पी ए नॉट क्या है? वाष्पशील विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। एक्स ए क्या है? विलायक की मोल भिन्न। ठीक। तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? हम जानते हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या है? दो घटक है, दोनों घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। दोनों वाष्पशील हैं तो दोनों का वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब है पी ए और पी बी। तो विलयन का कुल वाष्प दाब हो जाएगा पी टोटल इक्वल टू, या पी एस भी कहते हैं इसको, पी ए प्लस पी बी। इन दोनों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर विलयन का वाष्प दाब होगा। ये राउल्ट का नियम, सिंपल। ठीक। चलो भैया, ठीक है। तो हम यहाँ पर पी ए की वैल्यू रख दे तो पी टी बराबर हो जाएगा, या पी एस बराबर हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये हो जाएगा राउल्ट का नियम इस प्रकार के विलयन के लिए जिसमें विलेय भी वाष्पशील द्रव हो और विलायक यानी सॉल्वेंट भी वाष्पशील द्रव हो। तो मुझे लगता है कि आपको पहले प्रकार का विलयन तो समझ में आ गया होगा 99.9%।
ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के विलयन के लिए, विलयन के ऊपर, और यही एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है ना। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेस्ट तो बहुत सारे, पेप्सोडेंट भी है, पतंजलि भी है, कोलगेट भी है, सिबा का भी है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि केवल पेस्ट लाना है यार, तो आप क्या समझोगे? कोलगेट लाना, क्योंकि कोलगेट ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जनरली मैं आपको जब विलयन कहूँ, मैक्सिमम टाइम जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं या कहीं पर भी हम इसकी चर्चा करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हम सॉल्यूशन बोलते हैं, और हम वाष्पदाब की चर्चा करते हैं, वाष्पदाब में अवनमन की चर्चा करते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनकी चर्चा करते हैं। तो वहाँ पर जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट की चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर जो हम विलयन बात कर रहे हैं वो इस प्रकार का विलयन है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये वाला। आया समझ में? आपको मान करके चलना है कि हम इस विलयन की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। अगर वो दूसरे प्रकार का विलयन है जो हमने पहले पढ़ा, फर्स्ट टाइप का, तो वो आपको उस सवाल में बताएंगे कि इस प्रकार का विलयन है। बाकी अगर नहीं बताते हैं तो आपको मान के चलना है कि विलयन अवाष्पशील ठोस विलय और वाष्पशील द्रव विलायक से ही बना है। तो हम दूसरे प्रकार का विलयन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा करेंगे। अवाष्पशील ठोस विलय और वाष्पशील द्रव विलायक से बना विलयन। इस विलयन के अंदर दो घटक हैं, विलय और विलायक, वही बी और ए। विलय होगा बी, विलायक होगा ए। ठीक है, यहाँ पर विलय अब वाष्पशील नहीं है, अब अवाष्पशील है, उसकी वेपर नहीं बनेगी क्योंकि ये अवाष्पशील ठोस है। ठीक, और यहाँ पर विलायक है वो वाष्पशील द्रव है। तो राउल्ट का नियम क्या होगा? आंशिक वाष्पदाब जब इसकी वाष्प नहीं बन रही है तो वाष्पदाब क्या होगा? इसलिए पी बी = 0 होगा। ठीक, और यहाँ पर इसका आंशिक वाष्पदाब बनेगा क्योंकि ये वाष्पशील है, तो पी ए हो जाएगा, राउल्ट का नियम लग जाएगा, पी ए = PA0 XA। इसका मतलब विलयन का जो कुल वाष्पदाब पी एस या पी टी होगा वो होगा पी ए प्लस पी बी, लेकिन पी बी बराबर तो 0 है, तो हो जाएगा पी टी यानी पी एस = PA0 XA। यानी शुद्ध विलायक का जो आंशिक वाष्पदाब होगा, उस विलयन में उस विलायक का जो आंशिक वाष्पदाब होगा वही पूरे विलयन का वाष्पदाब होगा। क्यों? क्योंकि विलय के कारण कोई वाष्पदाब बन ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर विलय क्या है? नॉन वेपोराइजेबल सब्सटेंस है, सॉलिड है, और अवाष्पशील ठोस होने के कारण उसकी वाष्प नहीं बनती है। वाष्प नहीं बनेगी तो उसका वाष्पदाब भी नहीं होगा। इसीलिए विलयन का जो कुल वाष्पदाब है वो विलायक के आंशिक वाष्पदाब के बराबर होगा। यानी जो विलायक का आंशिक वाष्पदाब होगा वही विलयन का वाष्पदाब होगा। तो ये आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, इसको हम कैसे, राउल्ट के नियम को और आगे हम कैसे ले जाते हैं और आंकिक प्रश्नों के लिए जो सूत्र है उसको व्युत्पन्न करते हैं। हमने ये देखा कि जो सेकंड प्रकार का विलयन था उसके लिए क्या है? पी विलयन बराबर PA0 X है, जो कि विलायक का आंशिक वाष्पदाब है। ठीक है, यहाँ पर PA0 क्या है? PA0 है शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्पदाब। XA क्या है? विलायक की मोल भिन्न। ठीक, अगर मैं ऐसे लिखूँ, P विलयन को PS लिख दूँ तो PS बराबर PA0 XA हो गया। तो इसको इसके नीचे ले जाऊँ, क्या हो जाएगा? PS/P0 = XA बराबर, ये आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक में से घटा दूँ तो ये हो जाएगा 1 - PS/PA0, ये हो जाएगा 1 - XA। और चूंकि दो घटकों से ही मिलके बना है और हम जानते हैं दोनों घटकों की मोल भिन्नों का योग 1 होता है, तो 1 - XA हो जाएगा XB, क्योंकि XA + XB बराबर होता है 1। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, हो जाएगा PA0 - PS/PA0 = XB। ये एक नया सूत्र हमको मिला राउल्ट के नियम में। अब हमने पहले पढ़ रखा है कि P0 - PS/P0 होता है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। हमने पहले पढ़ा इससे पहले वाले वीडियो में।
इसलिए आप ध्यान रखिए, कोई भी चैप्टर पढ़िए केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर, तो हर चीज़ लिंक्ड है, हर चीज़ लिंक्ड है यहाँ पर, कोई अकेली नहीं है। इसलिए आप इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। और ये हो जाएगी एक्स भी क्या होगी, एक्स से है विलायक की मोल भिन्न, तो एक्स भी हो जाएगी विलेय की मोल भिन्न। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, राउल्ट का एक नियम और आ गया हमारे पास। एक तो हमने पहले पढ़ा था, उसी का एक रूप और है, वो भी राउल्ट का नियम है, ये भी राउल्ट का नियम है, क्योंकि राउल्ट के नियम से ही निकला है। क्या है, राउल्ट के नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, मैंने बताया ना अवाष्पशील विलेय, कौन सा विलयन, जिसमें विलेय अवाष्पशील हो, विलयन के वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, ये गलत है, इसकी जगह करना आप आपेक्षिक अवनमन, ये वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर लिख देना आपेक्षिक। केवल अवनमन नहीं है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है, ये भी राउल्ट का नियम है। ठीक है, तो राउल्ट का नियम जब हम देखते हैं तो दोनों चीज़ों को देखते हैं, पहले वाली और ये बाद में वाली। कौन सा पहले, तो वो था विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्पदाब विलयन में उपस्थित उस घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, एक तो वो, और एक ये कौन सा नियम, कि निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ये दोनों चीज़ें आपको राउल्ट के नियम में लिखनी है, और ये दोनों राउल्ट के नियम को ही प्रदर्शित करती है। देखते हैं हम तीसरी चीज़, ये भी आपके न्यूमेरिकल के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर विलयन बहुत ज़्यादा तनु हो, डाइल्यूट हो, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसमें विलायक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, विलेय की मात्रा कम होती जाए, विलेय के जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो दूर दूर स्थित हो, है ना, उसको हम कहते हैं डाइल्यूट। जैसे किसी कॉन्सेंट्रेट एसिड को हमको डाइल्यूट करना हो तो हम उसके अंदर जल मिलाते हैं, या जल में उसको मिलाते हैं, जैसे भी है, लेकिन विलायक की मात्रा बढ़ा रहे हैं, विलेय की मात्रा कम हो रही है, तो उसको बोलेंगे डाइल्यूशन। तो तनु विलयन में क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या जो कि Nb है वो बहुत कम होती है विलायक के मोलों की संख्या से, क्योंकि उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो जो राउल्ट का नियम था, क्या था, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू XB। यहाँ पर क्या है, ये XB क्या है, विलेय की मोल भिन्न, इसको खोल करके लिखे क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी Nb अपॉन Na प्लस Nb। ठीक, तनु विलयन के लिए, ये तनु विलयन के लिए जब Nb लेस देन Na हो जाता है, तो Na प्लस Nb को मैं Na लिख सकता हूँ, क्योंकि Nb इतना कम है कि उसको मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूँ, नगण्य मान सकता हूँ। आप कहोगे सर इससे क्या होगा, तो इससे कैलकुलेशन में ईजी होगा। अब आगे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ पर भी दिक्कत आती है, अगर जहाँ पर सीधी वैल्यूज़ रखनी है वहाँ पर आप ये सूत्र ले सकते हो, लेकिन जहाँ पर दिक्कत आ रही है वहाँ पर आप इस फॉर्मूले को इसमें चेंज कर दो, Nb अपॉन Na हो जाएगा, क्योंकि नीचे Na प्लस Nb इक्वल टू नियरली इक्वल टू Na हो जाएगा, है ना। अगर मैं 1 प्लस 0.000001 लिखूँ तो 1.000001 आ जाएगा, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 ही लिखूँगा ना, है ना, क्योंकि 0.00001 का कोई औचित्य नहीं है, वो नेग्लिजिबल है। इसलिए हम यहाँ पर विलेय की मात्रा जब बहुत कम हो तो उसको नेग्लिजिबल लेते हैं, नगण्य लेते हैं, तो हम केवल विलायक के मोलों की संख्या ही लिखेंगे यहाँ। तो Nb अपॉन Na आ जाएगा, इसको खोल करके लिखेंगे Wb अपॉन Mb अपॉन Wa अपॉन Ma आ जाएगा, और खोल के लिखें तो क्या आ जाएगा, Wb अपॉन Mb Ma अपॉन Wa, दोनों को ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दिया। अब विलेय के मोलों की संख्या अपन विलायक की मात्रा किलोग्राम में, और जो बचा पोर्शन उसको मैंने यहाँ लिख दिया, है ना, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। ये क्या है, ये मोलेलिटी है एक्चुअल में, जिसको मैं स्मॉल m से प्रदर्शित कर रहा हूँ, और बाकी के पोर्शन को मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये आ गया m इंटू Ma अपॉन 1000। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन मोललता से किस प्रकार संबंधित है, वो यह सूत्र बता रहा है। मोललता से क्या रिलेशन है कि मोललता इंटू उस विलयन की मोलेलिटी
इंटू विलायक का मोलर द्रव्यमान अपॉन 1000। ये तो अगर राउल्ट के नियम से आप वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और मोललता के मध्य संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो आज अपन ने पढ़ा वो राउल्ट के नियम के बारे में पूरी जानकारी थी कि राउल्ट का नियम ये भी स्थिर ताप पर वर्क करता है ना। और ये क्या बताता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और विलेय की मोल भिन्न के बीच के रिलेशन को बताता है। ठीक है, और इस नियम के द्वारा हम किसी भी विलयन के का कुल वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। ये तो आज आपने राउल्ट के नियम की थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ ली। अब हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म CH Cl3 डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 मिलीमीटर मरकरी और 415 मिलीमीटर मरकरी है। यानी एक ऐसा विलयन है जिसमें क्लोरोफॉर्म लिया और डाइक्लोरोमेथेन लिया हमने, है ना। अच्छा, दोनों के वाष्प दाब दे रखे हैं, इसका मतलब दोनों वाष्पशील द्रव हैं। सिंपल सा लॉजिक, वाष्पशील द्रव हैं दोनों। ठीक है, हमने फर्स्ट टाइप का जो विलयन पढ़ा था वो है ये। अब हमको क्या पूछा है, 25 ग्राम क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम डाइक्लोरोमेथेन को मिलाकर बने विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। सिंपल, आपको राउल्ट के नियम से निकालना पड़ेगा विलयन का वाष्प दाब। सबसे पहले दिया क्या है, सबसे पहले देखिए किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करना है तो अपने को दिया क्या है वो सारी जानकारी लिख लीजिए। फिर हमको निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है वो भी लिख दीजिए, और फिर उनमें रिलेशन देखिए हम इससे कैसे निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें दिया क्या है। सबसे पहले टेम्परेचर दे रखा है जो कांस्टेंट है 298 केल्विन, जो कि रूम टेम्परेचर है ना। उसके बाद हमको दे रखा है इसमें क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में, यानी ये हमको P0 CH और P0 CH2Cl2 दे रखा है। क्लोरोफॉर्म का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और डाइक्लोरोमेथेन का है 415 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, अब इसने ऐसा विलयन बनाया जिसमें क्लोरोफॉर्म की मात्रा है 25 ग्राम और डाइक्लोरोमेथेन की है 40 ग्राम। और पूछा क्या है, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, PS क्या होगा। सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो एक बात याद रखिए कि हमको निकालना है विलयन का वाष्प दाब, और ये विलयन किससे बना है, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन से बना है। क्लोरोफॉर्म भी वाष्पशील द्रव है, डाइक्लोरोमेथेन भी वाष्पशील द्रव है, क्योंकि दोनों के वाष्प दाब दे रखे हैं। इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब दोनों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। ये राउल्ट का नियम है, सिंपल, अपने राउल्ट के नियम में देखा था, है ना, कि जब विलेय भी वाष्पशील द्रव हो, विलायक भी वाष्पशील द्रव हो, तो विलयन का कुल वाष्प दाब दोनों घटकों के, यानी दोनों विलेय के और विलायक के दोनों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमको इन दोनों को निकालना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि मुझे ये निकालना है PS, तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ PCH यानी क्लोरोफॉर्म का आंशिक वाष्प दाब। अब राउल्ट का नियम यहाँ लगेगा कि किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब PCH उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसकी मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो हमको दे रखा है 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी क्लोरोफॉर्म का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और इसके मोलों की संख्या हमको मोल भिन्न हमको निकालने आती है। कैसे निकालेंगे, क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में कुल मोलों की संख्या, ये इसकी मोल भिन्न होगी। तो क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या क्या होगी, 25/119.5। क्लोरोफॉर्म का अणुभार क्या होता है 119.5, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 ले लो और क्लोरीन का 35.5 ले लो। तीनों को उस हिसाब से जोड़ दो, 119.5 आएगा। तो 25/119.5 क्या है, क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या अपॉन क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या और डाइक्लोरोमेथेन के मोलों की संख्या। डाइक्लोरोमेथेन की मात्रा कितनी दे रखी है, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपॉन मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। तो ये दे रखा 40 ग्राम अपॉन CH2Cl2। तो CH2 कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 35.5, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 85। ठीक है ना, CH2Cl2। ठीक है, 12 + 2 + 71, तो आ गया ना 85 ऐसे। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 200 इंटू आ जाएगा 0.312, ये आ जाएगा 62.4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। चूँकि यहाँ पर दाब की इकाई
शुद्ध अवस्था में मिलीमीटर ऑफ मरकरी दे रखी है, इसलिए आंशिक वाष्प दाब भी इसी यूनिट में आएगा। यूनिट का विशेष ध्यान रखें। जैसे हमने क्लोरोफॉर्म के लिए वाष्प दाब निकाला आंशिक वाष्प दाब, वैसे ही हम किसके लिए निकालेंगे? डाइक्लोरोमेथेन के लिए निकालेंगे। तो डाइक्लोरोमेथेन के लिए भी हमने यही सूत्र लगाया। हमको दे रखा है शुद्ध अवस्था में 415 मिलीलीटर ऑफ मरकरी, और अब हमको डाइक्लोरोमेथेन की मोल भिन्न निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये द्विअंगी विलयन है, और द्विअंगी विलयन के लिए दोनों घटकों की मोल भिन्नों का योग हमेशा 1 होता है। जब एक के लिए निकल गया 0.312, तो यहाँ पर उसको घटा दो, 1 माइनस 0.312, एक में से घटा देंगे। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। एक्स बी अगर है 0.312, तो एक्स ए क्या आ जाएगा? 1 माइनस 0.312, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 0.312, जिसकी वैल्यू होती है 0.688। इसको 415 से गुणा करने पर आ जाएगा 285.52 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हमारे पास दोनों आ गए, दोनों आ गए। हमारे पास क्लोरोफॉर्म का आंशिक वाष्प दाब भी आ गया 62.4, और इसका भी आ गया 285.52। इन दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 347.92 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। और गलती कहाँ हो सकती है वो एक बार देख लीजिए आप, कि यहाँ पर दे रखे हैं क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब दे रखे हैं अलग अलग, तो आप इनको सीधा मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये शुद्ध अवस्था में, और हमको जो विलयन का वाष्प दाब निकालना है वो दोनों के आंशिक वाष्प दाब के योग करके निकालना है। तो आप ये गलती मत करना कभी भी डायरेक्ट इनको जोड़ दो, है ना। इनको हम डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, ये आप विशेष ध्यान रखें, है ना, क्योंकि मैंने हर चीज़ खुद सीखी है, तो मुझे पता है कि मैंने गलतियाँ क्या की, तो वो गलतियाँ आप मत करें, इसका विशेष ध्यान रखें, है ना। और मैं इसीलिए समझा पाता हूँ क्योंकि मैंने उसको गलतियाँ करके सीखा। गलतियाँ करो, लेकिन एक गलती को 2 बार मत करो, बस ये इसमें विशेष ध्यान रखने लायक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला प्रश्न, 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब, ये तो अपन ने कर लिया था नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, 100 ग्राम द्रव ए जिसका मोलर मास 140 ग्राम प्रति मोल दे रखा है, इसको 1000 ग्राम द्रव बी जिसका मोलर मास 180 ग्राम प्रति मोल दे रखा है, उसमें घोला जाता है। शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब 500 टोर पाया गया। यहाँ पर दाब की इकाई अपने को टोर में दी है, कहीं पर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दी होगी, कहाँ बार में दी होगी, कहीं एटमॉस्फेयर में दी होगी। दाब की बहुत सारी यूनिट है जो मैंने आपको 11th में बताई भी है। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब व विलयन में उसका वाष्प दाब ज्ञात कीजिए यदि विलयन का कुल दाब 475 टोर है। क्वेश्चन देखने में बहुत आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन अपन करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा, देख लेना आप। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि सबसे पहले दिया क्या है और निकालना क्या है वो अपन एक बार लिख लेते हैं, है कि नहीं। हमारा काम है लिखना, उसके बाद आगे देखी जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको दे क्या रखा है। सबसे पहले देखिए आप, दे क्या रखा है। एक विलयन ऐसा दे रखा है जो द्रव ए और द्रव बी से मिल करके बना है, दे रखा है ना इसमें। देखिए आप, 100 ग्राम द्रव ए और यहाँ दे रखा है 1000 ग्राम द्रव बी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि विलयन जो है द्रव ए और द्रव बी से मिल करके बना है। अब द्रव ए का मात्रा दे रखी है 100 ग्राम और मोलर मास दे रखा है 140 ग्राम प्रति मोल। द्रव बी की मात्रा दे रखी है 1000 ग्राम और मोलर मास दे रखा है 180 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब यानी PB नॉट 500 टोर दे रखा है, ठीक है। अब निकालना क्या है, हाँ, और विलयन का कुल वाष्प दाब 475 टोर दे रखा है, ये हमको जानकारी दे रखी है। निकालना क्या है, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब यानी PA निकालना है। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब PA नॉट निकालना है एक तो, और विलयन में उसका वाष्प दाब यानी PA निकालना है। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब PA नॉट और विलयन में उसका वाष्प दाब PA, दोनों निकालने हैं। यही क्वेश्चन है ना, बस आप समझ लीजिए, अपनी कॉपी पेन लीजिए, नोट कीजिए और आगे अपन कैसे करते हैं वो देखिए, ठीक है।
देखिए पी ए क्या है, विलयन में ए का वाष्प दाब, ये क्या शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, ये निकालना है हमको। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए, सीधी सी बात है ना। अब पी एस बराबर विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। पी ए क्या है, पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी क्या है, पी बी नॉट एक्स बी। सिंपल सा लॉजिक, ठीक। अब देखना यहाँ पर पी एस हमको दे रखा 475 टॉर, पी ए नॉट हमको पता नहीं है, एक्स ए और एक्स बी हमको निकालने पड़ेंगे। चलो एक्स ए यानी एक ही मोल भिन्न निकाल लेते हैं, एक ही मोल भिन्न हम निकाल लेते हैं, द्रव एक ही मोल भिन्न। तो क्या हो जाएगी, द्रव ए के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। द्रव ए की मात्रा दे रखी 100 ग्राम, मोलर मास दे रखा है 140, तो मोलों की संख्या हो जाएगी 100 बटा 140 अपॉन 100 बटा 140 ए का, और ये बी का 1000 बटा 180, 1000 ग्राम अपॉन 180 उसका मोलर मास। तो ये आ जाएगा 0.114, ये आ जाएगा एक्स ए। एक्स भी निकालना है, इसको एक में से घटा दो, मैंने आपको पहले बताया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये आ जाएगा 0.886, ठीक। हमको पी बी नॉट पहले ही दे रखा है, तो अब हम इस सूत्र में रख देंगे 475 इक्वल टू पी ए नॉट 0.114 प्लस 500 इंटू 0.886। तो इस फॉर्मूले से पी ओ नेट निकल जाएगा, देखिए आप, पी ए नॉट आ जाएगा 280.7 टॉर। अब हम सूत्र लगाएंगे पी ए बराबर पी ए नॉट एक्स ए। ये तो शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब निकल गया। अब हम विलयन अवस्था में क्या हो जाएगा, पी ए। तो पी ए नॉट अभी हमने निकाला 280.7, और एक्स ए कितना है 0.114, इन दोनों को गुणा करेंगे आ जाएगा 32.0 टॉर। तो आपने देखा है कितना आसान क्वेश्चन था। पेन हिलाओगे, फॉर्मूले लगाओगे तो कुछ दिमाग चलेगा और प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी। कोई चीज़ असंभव नहीं है। और केमिस्ट्री और साइंस के अंदर एक बात ध्यान रखिए, जो चीज़ सबसे टफ लगती है उसको सबसे ज़्यादा कीजिए और पीछे पड़ जाइए लट लेके, होगा ही होगा, असंभव नहीं है। और आगे जा कर के आपकी ऐसी दोस्ती होगी कि जो चीज़ आपको नहीं आती वो आपकी फेवरेट होगी, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। शर्त एक ही है कि उसको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। विलायक के सामान्य कथनांक पर एक अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन का 1.004 बार वाष्प दाब है, विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वही दिया क्या है, टी कांस्टेंट है, क्वथनांक दे रखा कांस्टेंट है, विलेय की मात्रा दे रखी है 2 ग्राम, और मोलर मास इसका निकालना है हमको। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, है ना, यही तो निकालना है। तो ये हमारे पास निकालना है। विलायक की मात्रा दे रखी है 98 ग्राम, क्योंकि हमको विलयन दे रखा है 2%। 2% का मतलब क्या हुआ कि अगर विलयन का द्रव्यमान है 100 ग्राम, तो उसमें 2 ग्राम है विलेय। 2 ग्राम विलेय है तो विलायक कितना हुआ, 100 - 2 यानी 98 ग्राम, ठीक। अब जलीय विलयन का वाष्प दाब दे रखा है 1.004, ठीक है। अच्छा, जलीय विलयन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। ये दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, हमको मानना है, क्योंकि जल है और जल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर, है ना। तो वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है, बार में बदले तो 1.013 बार। तो हमारे पास विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब भी है, विलयन का वाष्प दाब भी है। ऑब्वियसली विलयन का वाष्प दाब इससे कम होगा, हमने पढ़ा है ना कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है, इसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो पी एस हमेशा पी नॉट से कम होगा, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब पी नॉट और पी एस दिया हो तो राउल्ट का नियम लगेगा, जिसके अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है, ठीक। हमको तो एम निकालना है, एम कहाँ से निकलेगा, मोल भिन्न से निकलेगा, और कहाँ से निकलेगा। चलो देखते हैं। हमने सूत्र लगाया भाई, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू विलेय की मोल भिन्न, विलेय के मोलों की संख्या अपन कुल मोलों की संख्या। अब पी नॉट माइनस पी एस 1.013 माइनस 1.004 अपन 1.013, ये तो हमको दे रखा है प्रश्न में।
अब यहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेटली, मैंने आपको बताया था जब भी अब हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास यहाँ के पूरे आंकड़े नहीं हो तो हम इसको किस रूप में लेंगे, एन विलय, विलय के मूलों की संख्या अपन विलय के मूलों की संख्या, क्योंकि विलय के मूलों की संख्या नीचे क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। तो इन दोनों का योग लगभग विलायक के मूलों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम विलायक, एन विलायक के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि ये नगण्य हो जाएगा, है ना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एन विलायक रहेगा। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आंकिक प्रश्नों में सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सवाल होंगे नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन विलय अपॉन एन विलायक, विलय के मूलों की संख्या अपन विलायक के मूलों की संख्या। विलय के मूलों की संख्या क्या है, 2 बटा, हमको मोलर मास पता नहीं है, लेकिन विलायक हमको पता है, जल है, जल की मात्रा कितनी 98 और उसका मोलर मास कितना होता है 18, तो ये हो जाएगा 98/18। अब हमको सब पता है लेकिन केवल ये पता नहीं है, तो इसको हम निकाल सकते हैं सॉल्व करके मैथमेटिक्स से, नॉर्मल मैथमेटिक्स से। ये आ जाएगा 0.009 अपॉन 1.013, इधर आ जाएगा 2 बटा एम विलय इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 18/98। ठीक है, ये इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा इधर 18/49 और ये हो जाएगा उल्टा 1.013 अपॉन 0.009। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 41.34 ग्राम प्रति मोल। ये हमारे पास मोलर मास विलय का आ गया। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल आपको पेन उठाने की ज़रूरत है बस। आप इन्हीं क्वेश्चंस को अपने, एक बार मैं बता रहा हूँ वैसे देखिए, और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे बताने से पहले आप एक बार सॉल्व करके देखिए, कहीं फंसते हो तो फिर आप आगे का वीडियो देखिए, पता कीजिए कि आप खुद कहाँ तक कर सकते हैं और चेक कीजिए कि मैंने जो किया वो तरीका सही है या नहीं। अब हम चलते हैं आगे और 2 क्वेश्चन और हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब दे रखा है 23.8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 850 ग्राम जल में, ये हमको जल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दे रखा है। ठीक है, अब 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया, जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2, IUPAC नाम होता है एमिनोमेथेनेमाइड। इस विलियन, एक विलियन बनाया हमने, 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला। ठीक है, विलियन टोटल हो गया 900 ग्राम। इस विलियन के लिए वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। विलियन का वाष्प दाब निकालना है और फिर उसका आपेक्षिक अवनमन निकालना है। तो दिया क्या है हमको, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, P0 दे रखा है शुद्ध अवस्था में 23.8 मिलीमीटर। एक तो विलियन का वाष्प दाब निकालना है PS, और एक आपेक्षिक अवनमन निकालना है P0 माइनस PS अपॉन P0। ठीक है, विलायक की मात्रा दे रखी है, जल 850 ग्राम, जल, हाँ विलायक जल है, और इसका मोलर मास है जल का 18 ग्राम प्रति मोल। विलय है यूरिया 50 ग्राम, और यूरिया का होता है मोलर मास 60 ग्राम प्रति मोल। क्यों होता है, NH2CO NH2 NH2CO NH2, देखो नाइट्रोजन 14, 14 और 2 16, 16 दूनी 32, 32 और 12 44, 44 और 16 ऑक्सीजन का 60, तो ये हो गया 60 ग्राम प्रति मोल। राउल्ट का नियम लगाएंगे, सिंपल सा लॉजिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है, अब हमको PS पता नहीं है, P0 पता है, तो 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8, ये आ जाएगा। विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, 50/60 अपॉन 50/60 प्लस 850/18। आप कहोगे सर आपने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया। आप अप्रोक्सीमेशन लोगे तो भी आंसर उसके करीब आएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमको यहाँ पर सारे आंकड़े पता हैं, हमको विलय के मोलों की संख्या भी पता है और विलायक के मोलों की संख्या भी पता है। अगर किसी एक के भी मोलों की संख्या पता नहीं हो तब हमको अप्रोक्सीमेशन लेना है, और आप अगर ये सोचें कि यहाँ पर भी लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो आपका करीब करीब ही आएगा। इसलिए आपको उस स्थिति में भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो जाएगा 0.83, नीचे हो जाएगा 0.83 प्लस 850/18 हो जाएगा 47.22, ये हो जाएगा 0.83 अपॉन 48.05, तो 0.0172 मोल भिन्न की कोई इकाई नहीं होती। अब ये हो जाएगा 23.8 माइनस PS इक्वल टू 0.0172 इंटू, ये इधर चला जाएगा
तो पीएस आ जाएगा 23.389 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। पीएस आ गया तो अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन भी आ जाएगा, क्योंकि उसका सूत्र होता है पीएस, सॉरी मैंने सूत्र उल्टा लगा दिया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 23.8 माइनस 23.389 अपॉन 23.8, ये हो जाएगा 0.0172। ठीक, ये सूत्र गलत है, थोड़ा ध्यान रखिए, मैंने उल्टा कर दिया। पी नॉट पी एस कभी भी पी नॉट से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए उल्टा होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया आसानी से। तो आपने देखा होगा कितनी आसानी से क्वेश्चन होते जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 298 केल्विन पर बेंजीन का वाष्प दाब हमको दे रखा है 640 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। अब हमने क्या किया, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2 ग्राम को 40 ग्राम बेंजीन में विलेय किया और विलेन बनाया। इस विलेन का वाष्प दाब हमको मिला 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। आप देखिए, जैसे ही हमने अवाष्पशील ठोस मिलाया तो वाष्प दाब कम हो गया, पहले कितना था 640, बाद में कितना हो गया 600, तो वाष्प दाब में अवनमन हुआ, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमको निकालना है अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और टिपिकल क्वेश्चन जिनको कहते हैं, जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, उस प्रकार का प्रश्न है ये। सबसे पहले आप देखिए इसमें हमको दिया क्या है। सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट है, विलेय की मात्रा दे रखी है, विलायक की मात्रा भी दे रखी है, और विलेय है आपका, हमको पता ही नहीं है विलेय का मोलर मास निकालना हमको, ये केवल विलेय की मात्रा दे रखी है। विलायक हमको दे रखा है बेंजीन, और बेंजीन का मोलर मास होता है, मोलर द्रव्यमान होता है 78 ग्राम प्रति मोल। आप निकाल सकते हैं C6H6 से, बारछंग 72 और 6 हाइड्रोजन 72 6 78। शुद्ध अवस्था में विलायक यानी बेंजीन का वाष्प दाब दे रखा है 640, और विलयन का वाष्प दाब दे रखा है, जब अपन ने उसमें विलेय मिला लिया उसके बाद 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ पर दाब की इकाई मिलीमीटर ऑफ मरकरी में है। ठीक है, सिंपल लॉजिक, वही राउल्ट का नियम लगाएंगे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के में उपस्थित घटकों के कुल मोलों की संख्या। ये आ जाएगा पी नॉट हमको दे रखा 640 माइनस 600 बटा 640। अब विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, 2 अपॉन एम विलेय, नीचे दे रखा है 2 अपॉन एम विलेय प्लस 40 बटा 78। अब हमको यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या पता नहीं है, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, इसको लिखना जरूरी नहीं है, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। सीधा हम लिखेंगे 2 बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 40 अपॉन 78, ये आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये ऐसे लिखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे 2 बटा एम विलेय इंटू, ये उल्टा हो जाएगा 78 बटा 40 हो जाएगा। ठीक, अब तो इसको ये आ जाएगा इधर, ये एम विलेय आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 78 इंटू 40 इंटू ये 640 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, 640 बटा 40। ठीक, अब 0 से 0 कट गया, 16 चौक 64, तो 4 से 64 कट गया, 16 आ गया, 2 से 40 कट गया, 20। ठीक, और 2 से 78 कट गया, 39, तो 39 इंटू 16 बटा 10 यानी ये आ गया 62.4 ग्राम प्रति मोल, है ना। तो आपने देखा कि सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से अपन ने किए। राउल्ट का नियम के ऊपर आंकिक प्रश्न आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन राउल्ट का नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम जब भी आए तो आप P इक्वल टू पी नॉट एक्स भी लिखें, और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के बराबर होता है वो भी लिखें। दोनों कथन लिखें और दोनों सूत्र लिखें, इतना ध्यान रखें। दोनों प्रकार के विलयनों के लिए, एक तो वाष्पशील द्रव विलेय और वाष्पशील द्रव विलायक से बना विलयन, और अवाष्पशील ठोस विलेय और वाष्पशील द्रव विलायक से बने विलयन, इन दोनों के लिए राउल्ट का नियम लिखना भी आपके एग्जाम में आ सकता है। और भी कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा एक साथ, जब हम आदर्श विलयन पढ़ेंगे और स्थिर क्वाथी विलयन पढ़ेंगे,
उसमें हम होमवर्क में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा, लेकिन मुझे आशा है कि आपको राउल्ट का नियम कम से कम आज पूरा इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। और भी कोई समस्या हो इस नियम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।